आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आईबीएस के बारे में, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के बारे में हम बात करेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको आईबीएस हो जाए तो किस तरीके से आप होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल करके अपने आईबीएस को ट्रीट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आईबीएस के पीछे क्या मैकेनिज्म होता है, ये क्यों होता है, इसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, इसके क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं और इसका होम्योपैथिक इलाज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरा नाम है डॉक्टर हदीद, मैं एक प्रैक्टिसिंग होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ जाहिदा होम्योपैथिक क्लिनिक से। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और उनको देख के आप हेल्दी रह सकें। पहले समझने की कोशिश करते हैं कि आईबीएस होता क्या है, इसके पीछे क्या मैकेनिज्म होता है, इसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है और फिर हम बात करेंगे कि इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है। एक्चुअली कोई भी बीमारी अगर आपको हो जाए तो सबसे पहले आपको उसके मैकेनिज्म को समझना चाहिए। इससे आपको बीमारी से कोप अप करने में, उससे फाइट करने में आसानी हो जाती है। आपको मैकेनिज्म समझ में आता है तो आप पैनिक नहीं करते, घबराते नहीं हो और अपना इलाज आप बेहतर तरीके से करवा सकते हो और अपनी प्रॉब्लम्स को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। वी आर लिविंग इन द एयर ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इस दौर में अगर आपको आईबीएस है तो आपको पता होना चाहिए कि आईबीएस हो क्यों रहा है, ये आपको क्यों है, इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, जिसकी वजह से आप घबराते नहीं हो, परेशान नहीं होते, आपको पैनिक अटैक्स नहीं आते और आप एक अच्छे माइंड सेट के साथ इस प्रॉब्लम को कोप अप कर सकते हो। लेट्स बिगिन विद कि आईबीएस होता क्या है। ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है। कुछ डॉक्टर इसको इरेगुलर बाउल सिंड्रोम भी कहते हैं, कुछ इसको मॉल फंक्शन ऑफ बाउल सिंड्रोम भी कहते हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, ये उसमें जब उसका जो प्रोसेस होता है वो स्लो हो जाता है। उसके फंक्शन में जब कोई डिले आ जाए तो हम उसको, या उसके फंक्शन में गड़बड़ हो जाए, उसके फंक्शन में जो है जब वो ठीक से काम नहीं कर रहा हो तो हम इसको जो है वो आईबीएस कहते हैं। आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो क्या करता है, वो आपके खाने को, जो आपका खाना जो स्टूल की शक्ल में बन गया होता है उसको पुश करता हुआ रेक्टम से एनएस की तरफ निकाल के बाहर स्टूल की शक्ल में फेंक रहा होता है और साथ साथ उसमें जो वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब कर रहा होता है। अब प्रॉब्लम क्या आता है कि कभी कभी वो बहुत तेजी से आपके स्टूल को बाहर निकाल देता है, जिसमें वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता और फिर आपको बहुत ज्यादा वाटरी स्टूल पास होता है और खाना खाने के थोड़ी ही देर में आपको जो है वो डायरिया जैसा मोशन होता है, स्टूल पास होता है और जैसे ही आप खाना खाते हो और थोड़ी सी देर में आपको स्टूल पास हो जाता है। ये एक आईबीएस की एक स्टेज होती है। दूसरी स्टेज क्या होती है, जिसमें आपका जो बाउल है वो बहुत स्लो काम कर रहा है, जिसमें वो सारा का सारा जो है वो वाटर होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है और आपका स्टूल ड्राई हो जाता है, वो कॉन्स्टिपेशन की शक्ल में बाहर निकलता है। तो आईबीएस में ये दो स्टेजेस होती हैं। कुछ लोगों को कुछ महीनों तक जो है वो कॉन्स्टिपेशन रहता है और फिर कुछ टाइम तक डायरिया रहता है। कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन ज्यादा होता है, डायरिया कम होता है और कुछ लोगों को डायरिया ज्यादा होता है, कॉन्स्टिपेशन कम होता है। अब इसके पीछे का मैकेनिज्म ये है कि आपका ब्रेन जो होता है वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन को सिग्नल दे रहा होता है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारा जो पूरा खाना खाने से लेकर स्टूल पास करने तक का मैकेनिज्म है ना, वो पुश मेथड पे चलता है। जब आप खाना खाते हो तो खाने को पुश करते हुए निकलते हो, अपने फूड पाइप में लेके जाते हो, उसको धक्का देते हो, वो फूड पाइप में चला जाता है। फिर फूड पाइप खाने को धक्का देता हुआ आपके स्टमक में जाके फेंक देता है। फिर आपका स्टमक जब अपने प्रोसेस को गुजरता है तो फिर खाने को पुश करता हुआ जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना गुजरता हुआ उसको स्मॉल इंटेस्टाइन आपके खाने को पुश करती है, धक्का देते हुए लार्ज इंटेस्टाइन में लेके आती है। जब आपका खाना लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है ना, तो आपका लार्ज इंटेस्टाइन आपके ब्रेन को सिग्नल देता है कि वी आर रेडी टू फ्लश आउट दिस पूप। अब आपका ब्रेन आपके सराउंडिंग में जो है वो देखता है कि क्या ये पॉसिबल है, क्या हम जो है वो वॉशरूम जा सकते हैं। वो देखता है कि यस यू कैन गो टू वॉशरूम, यू कैन फ्लश आउट, तो वो ब्रेन को सिग्नल देता है और वो ब्रेन उसको जल्दी से फ्लश आउट जो है वो कर देता है। अब प्रॉब्लम क्या आता है, इस लार्ज इंटेस्टाइन से ब्रेन तक के सिग्नल में कुछ प्रॉब्लम आना शुरू हो गया। आपका ब्रेन ठीक से लार्ज इंटेस्टाइन से कम्युनिकेट नहीं कर रहा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, या तो आपका लार्ज इंटेस्टाइन, आपका जो बाउल है वो डिस्टर्ब हो रहा है, या तो वो स्लो देर से कॉन्स्टिपेशन की शक्ल में स्टूल बाहर निकाल रहा है, या फिर वो बहुत जल्दी स्टूल बाहर निकाल दे रहा है और वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा और आपको लूज मोशन हो रहे हैं। ये दो प्रॉब्लम आ रहा है, बट इसका जो मेजर प्रॉब्लम है वो आपका ब्रेन का इंटेस्टाइन से कनेक्शन है। जब आपका ब्रेन ठीक से इंटेस्टाइन से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा तो आपको ये प्रॉब्लम आ रहा है। इसी वजह से हम देखते हैं कि आईबीएस के लोगों में ज्यादातर डिप्रेशन हो जाता है, एंग्जाइटी और डिप्रेशन होता है, उनका नर्वस सिस्टम कमजोर होता है। या तो नर्वस सिस्टम कमजोर होने की वजह से आईबीएस हो रहा है, या फिर आईबीएस की वजह से नर्वस सिस्टम कमजोर हो रहा है, बट इन दोनों का कोई एक डीप कनेक्शन है। इसी वजह से ज्यादातर लोग आईबीएस का इलाज कर रहे होते हैं, नर्वस सिस्टम का इलाज नहीं करते, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक होता है, फिर डायरिया हो जाता है, डायरिया ठीक होता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कभी आप नॉर्मल स्टेज पे आते हो फिर वापस ही प्रॉब्लम रिपीट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यू आर नॉट फोकसिंग ऑन द मेन प्रॉब्लम। आईबीएस का मेन प्रॉब्लम क्या है कि आपका बाउल,
आपका लार्ज इंटेस्टाइन आपके ब्रेन से ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा। सो आपने अपने नर्वस सिस्टम की दवाई को लाजमी इस्तेमाल करना है। जब तक आप उसको ट्रीट नहीं करेंगे, आईबीएस 90% ऑफ द टाइम ट्रीट नहीं होता। ये मेरा एक ज़ाती ओपिनियन रहा है, मैंने अपनी प्रैक्टिस में यही देखा है कि आईबीएस वाले लोगों को ज़्यादातर डिप्रेशन रहता है, एंग्जाइटी रहती है। और जिन लोगों को डिप्रेशन एंग्जाइटी होती है, जब हम उनको आईबीएस का इलाज करते हैं और डिप्रेशन का एंग्जाइटी का उनके नर्वस सिस्टम का इलाज नहीं करते, तो चांसेस ये है कि उनका आईबीएस कुछ अर्से ठीक रहता है, फिर रिपीट हो जाता है। तो मेरा ज़ाती ओपिनियन ये है कि आपको अगर आईबीएस है तो आप आइडेंटिफाई करें कि क्या आपको आईबीएस के साथ साथ डिप्रेशन भी है, एंग्जाइटी भी रहती है। तो आपको आईबीएस के साथ साथ अपने नर्वस सिस्टम की जो है वो उसको ट्रीट करने का, उसको स्ट्रॉन्ग करने का भी जो है वो इलाज ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। और उसके लिए मेडिटेशन भी बहुत अच्छी है, जो है वो एक्सरसाइज है। उसके लिए एक्सरसाइज करें, वॉक करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, एक पीसफुल टाइम निकालें अपने नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मी टाइम निकालें और साथ साथ कुछ दवाइयों का इस्तेमाल करें जो आपको जो है वो हेल्प कर सकती हैं इस प्रॉब्लम से निकलने में। इसके अलावा आईबीएस का एक और कॉज भी हो सकता है, वो होता है जेनेटिक डिसऑर्डर। कुछ लोगों को जो है वो आपके पेरेंट्स को आईबीएस होता है, जिसकी वजह से आपको भी आईबीएस हो जाता है, बट ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन नहीं है, ये बहुत कम केसेस में होता है। एक और प्रॉब्लम आईबीएस का ये आता है जब आपके कोलन में इन्फ्लेमेशन आ जाता है, आपके कोलन में सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाने की वजह से। जब आप बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाते हो, आपका जो डाइट होता है वो बहुत ज़्यादा खराब होता है, तब भी आपको आईबीएस हो सकता है। वो होता है आपके कोलन में इन्फ्लेमेशन की वजह से, जब आपके इंटेस्टाइन के अंदर सूजन आ जाती है तब उसका फंक्शन डिस्टर्ब हो सकता है। बट ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि ये आपके ब्रेन से जब कनेक्शन जो है वो ठीक से नहीं आ रहा होता, आपको डिप्रेशन या एंग्जाइटी होता है, किसी भी कंडीशन की वजह से आपका ब्रेन जब आपके इंटेस्टाइन से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा होता, ये ज़्यादातर तब होता है। और जेनेटिक बहुत कम होता है, लेट्स से 5% होता है, और 10 to 20% आपको अनहेल्दी डाइट या अनहेल्दी रूटीन रखने की वजह से हो जाता है, या फिर जो वो लोग जो बहुत ज़्यादा पेन किलर खा रहे होते हैं या कोई एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ये उनको हो जाता है। बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ये यहाँ का प्रॉब्लम होता है, यहाँ का प्रॉब्लम नहीं होता। सो दैट्स व्हाट यू हैव टू आइडेंटिफाई फर्स्ट कि ये यहाँ का प्रॉब्लम है, या फिर आपको जो है वो फास्ट फूड खाने की वजह से, या आपके पेरेंट्स को, या आपके जो है वो करीबी ब्लड रिलेटिव में आपके दादा को, नानी को, उनको है, तो फिर ये चांसेस है कि आपको भी आ सकता है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस ये यहाँ से है। तो मेक श्योर कि आप अगर डॉक्टर हैं तो आइडेंटिफाई करें कि ये डिप्रेशन की वजह से तो नहीं हो रहा, और अगर इसकी वजह से हो रहा है तो लाजमी पहले यहाँ का इलाज किया जाएगा। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद होम्योपैथिक रेमेडी कि अगर आपको आईबीएस हो गया है तो इसका ट्रीटमेंट आप कैसे कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता हूँ, और अगर आप इस प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। बट यहाँ पे मैं आपको एक डिस्क्लेमर देता चलूँ कि कोई सी भी मेडिसिन स्टार्ट करने से पहले आपको जाके डॉक्टर से जाना चाहिए, अपना फिजिकल चेकअप कराना चाहिए, और फिर आपको ये मेडिसिन खानी चाहिए। तो मैं जो प्रिस्क्रिप्शन आपको बना के दे रहा हूँ, अगर आप डॉक्टर हैं तो अपनी इसको पहले स्टडी करें और डबल चेक करने के बाद अपनी प्रैक्टिस में लेके आएँ। और अगर आप पेशेंट हैं, आप इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, तो मेरे प्रिस्क्रिप्शन लेके किसी भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाइए करीबी, और जाके उसको ये प्रिस्क्रिप्शन दिखाइए और अपने सिम्टम्स बताइए, और फिर उससे ओपिनियन लेने के बाद इस दवाई का स्टार्ट करें। ये पूरी की पूरी वीडियो एक आईबीएस अवेयरनेस वीडियो है, ये आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए बनाई गई है। सो लाजमी बिना ओपिनियन के, बिना डॉक्टर को दिखाए हुए कोई सी भी दवाई आपने बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करनी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड कि आईबीएस का प्रिस्क्रिप्शन क्या होगा, इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। होम्योपैथिक में आईबीएस की ट्रीटमेंट के लिए मैंने इसको दो स्टेज में डिवाइड कर दिया है, स्टेज ए एंड स्टेज बी। स्टेज ए मतलब कि वो कॉन्स्टिपेशन वाला स्टेज, जिसमें आपको पेट में गैस होती है, पेट में ब्लोटिंग होती है, और स्टमक क्रैम्प आता है, और स्टूल बहुत देर देर से पास होता है, 2-2 3-3 दिन बाद स्टूल पास होता है, या फिर स्टूल पास होने की अर्जेस होती हैं, लग तो रहा होता है कि स्टूल पास होने वाला है लेकिन स्टूल पास नहीं होता। तो ये वाली स्टेज हमने कॉन्स्टिपेशन वाली स्टेज बना ली, जिसे हम कहते हैं स्टेज ए। स्टेज ए के अंदर 3 मेडिसिन आपने खरीदनी है, और ये स्टेज ए के अंदर इस्तेमाल करनी है। जब भी आप स्टेज ए के अंदर रहेंगे, ये 3 मेडिसिन का आपने इस्तेमाल करना है। वो मेडिसिन है नक्स वोमिका 30, इंटम क्रोड 200 एंड ओपीएम 200। ये 3 मेडिसिन आपने 30 ml में ले लेनी है, और एक 100 ml की बोतल ले लें। जहाँ सब मेडिसिन लेंगे उसके पास ही आपको ये 100 ml की बोतल मिल जाएगी। आप 100 ml की बोतल नहीं भी मिले तब भी आप इसको नीम गर्म पानी, आधा कप नीम गर्म पानी में तीनों दवाइयों में से 5-5 ड्रॉप डाल के इसको मिक्स करके पी जाएं, सुबह, दोपहर, शाम और रात। और अगर आपको 100 ml की बोतल मिल जाती है तो 100 ml की बोतल में ये दवाइयाँ डाल लें इक्वल क्वांटिटी के अंदर, और फिर इसको मिक्स करके एक जगह कॉम्बिनेशन बना लें, और फिर इसको पिएं सुबह, दोपहर, शाम और रात। एक घूंट पानी में 10 कतरे, सॉरी 4 टाइम पीनी है, सुबह में, दोपहर में, शाम में, रात में। थोड़ा सा पानी ले लें, आधा कप पानी से थोड़ा सा कम, और अगर गुनगुना पानी है, नीम गर्म पानी, तो बेहतर है। नीम गर्म पानी में 10 बूंद, 10 कतरे, 10 ड्रॉप्स डाल के आपने इसके पीने हैं कॉम्बिनेशन के। और अगर सेपरेटली बना रहे हैं आप
कॉम्बिनेशन में बोतल में नहीं डाल लें, अलग से आपने बोतल रखी हुई तो तीनों मेडिसिन में से 5-5 कतरे डाल लें, आधे कप पानी में, आधे कप से थोड़ा सा कम पानी में, 1 घूंट पानी में, और वो आपने पी जाना है सुबह में, दोपहर में, शाम में और रात में। ठीक है। इसके अलावा जब आप स्टेज बी में आते हैं, तो स्टेज बी में आपने 3 मेडिसिन इस्तेमाल करनी है, आर्सेनिक एल्बम, सल्फर, नक्स वोमिका। आर्सेनिक एल्बम 30 में, सल्फर 30 एंड नक्स वोमिका 200, ये स्टेज बी के अंदर आपने यूज़ करनी है। तरीका इस्तेमाल वही है, या तो आप जो है वो एक कॉम्बिनेशन में एक बोतल में तीनों दवाइयाँ इक्वल क्वांटिटी में डाल के इसका कॉम्बिनेशन बना लें, या फिर सेपरेटली आप 1 घूंट पानी ले लें, आधे कप से थोड़ा सा कम पानी ले लें, और तीनों दवाइयों के 5-5 ड्रॉप्स डाल के उसको मिक्स करके पी जाइए सुबह, दोपहर, शाम और रात। और अगर कॉम्बिनेशन में बनाते हैं तो तीनों दवाइयाँ इक्वल क्वांटिटी में एक बोतल में डाल लें, और फिर उस बोतल में से जो है 10 कतरे 10 बूंद डाल के आधे कप पानी में डाल के मिक्स करके पी जाएँ सुबह, दोपहर, शाम और रात। ये 2 मेथड, ये 2 स्टेजेस में आपने इसको डिवाइड करके रखना है। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और बहुत ही जल्द आप इस प्रॉब्लम से जो है वो रिकवर हो जाएँगे, ये प्रॉब्लम आपका ठीक हो जाएगा। साथ-साथ एक मेडिसिन आपने लाज़मी इस्तेमाल करनी है डेली, वो है कालीफॉस। कालीफॉस 200 में आपने इस्तेमाल करनी है। ये आपके नर्वस सिस्टम की मेडिसिन है। ये आपके नर्वस सिस्टम को हेल्प करती है ठीक करने में। लाइक आई टोल्ड यू, मेरा ज़ाती ओपिनियन यही है, और अगर आप इसको रिसर्च करेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि आईबीएस का प्रॉब्लम तब भी आता है जब हमारा बाउल जो होता है, जब हमारी लार्ज इंटेस्टाइन हमारे ब्रेन से ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पा रही होती। तो ये कालीफॉस 200 आपके नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की मेडिसिन है। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आपका डिप्रेशन, एंग्जाइटी भी ठीक होगा, और ये आईबीएस का प्रॉब्लम भी ठीक होगा। आपका ब्रेन आपके बाउल से, आपके इंटेस्टाइन से बेहतर कनेक्शन डेवलप कर सकेगा। तो ये वाली मेडिसिन आपने जो है वो ट्वाइस अ डे इस्तेमाल करनी है। जब आपका दिन शुरू होता है सुबह में, नाश्ता करने के बाद, ब्रेकफास्ट करने के बाद, आपने थोड़ा सा पानी लेके उसमें 10 कतरे डाल के पी जाएं, या फिर मैं रिकमेंड करता हूँ कालीफॉस 200 डायरेक्ट अपनी ज़बान पे, अपनी टंग पे 2 ड्रॉप्स, 2 कतरे टपका लें सुबह में, और 2 कतरे ज़बान पे टपका लें रात में। तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, बहुत जल्दी काम करेगी। आपका डिप्रेशन, एंग्जाइटी भी खत्म होगा, आपका नर्वस सिस्टम स्ट्रांग होगा, और आपका आईबीएस भी इससे ठीक हो जाएगा। ये मेरा ज़ाती तजुर्बा है। मैंने अपने प्रैक्टिस के अंदर इसको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल पाया है, इससे बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मुझे मिला है। मेरे बहुत सारे मरीज़ आईबीएस के इस प्रॉब्लम, इस प्रिस्क्रिप्शन से, अपनी इस प्रॉब्लम से रिकवर हुए हैं। तो आई विल रिकमेंड कि आप लाज़मी किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएँ, उसको मेरा ये प्रिस्क्रिप्शन दिखाएँ, और फिर अपना चेकअप करा के उसकी उसकी रिकमेंडेशन से आप मेरी दवाई का इस्तेमाल करें, तो आप देखेंगे कि आपका आईबीएस ठीक हो जाएगा। आई रियली होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन यूट्यूब, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन फेसबुक। मेरा फेसबुक प्रोफाइल है डॉक्टर हरीद होम्योपैथ के नाम से, आप मुझे वहाँ पर भी सर्च कर सकते हैं। और अगर आप मेरे फेस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए, ताकि मेरी वीडियोस आप तक पहुँचती रहें और उनको देख के आप हेल्दी रहें। बाय फॉर नाउ।